इस वक्त हम मौजूद हैं खड़क माफी ऋषिकेश में। और ये वो स्थान है जहां उत्तराखंड के एक ऐसे अफसर रहते हैं जो कि पूरी तरह से जो है उत्तराखंड की जो एक उत्तराखंडियत है और साथ में एक पहाड़ी संस्कृति और साथ में जो सभ्यता है उनके पूरे मन मस्तिष्क में समाहित है। साहित्यकार भी हैं, लिखते हैं, दर्द को भी लिखते हैं, पुराने संस्मरणों को भी लिखते हैं, चेताते हैं आने वाली पीढ़ी को कि वास्तव में हमारी जो एक पौराणिक पहचान थी वो है क्या। और ऐसी शख्सियत का नाम है श्री ललित मोहन रयाल जी, जो कि आईएएस कैडर के हैं 2016 के और वर्तमान में उत्तराखंड शासन में कार्यरत हैं। रयाल साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे सर कि अमूमन जैसे देखा गया है कि जो बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं, उच्चाधिकारी होते हैं, वो एकदम लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन होते हैं और आप अपनी इस माटी से जुड़े हुए हैं, जानना चाहेंगे लोग। दरअसल ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जब आप प्रॉक्सिमिटी में या अपने दफ्तर के नज़दीक वाले रेंज में रहते हैं। तो यहाँ मेरा पैतृक गांव है जहाँ पर मेरी परवरिश हुई है, जहाँ पला बढ़ा हूँ। तो जब तक यहाँ पर तैनाती है तो ड्यूटी आवर्स के बाद जो वीकेंड मिलता है उन अवकाश के क्षणों में मैं अपने गांव चला जाता हूँ। और उसके पीछे रीज़न है कि मेरी माता जी हैं वहाँ पर। मेरा पुराना जो अपना चाइल्डहुड या टीन एज का जो संसार है तो वो भी रिवाइव हो जाता है। तो इस वजह से चाहे पारिवारिक सदस्यों के साथ समय देना हो, खेती पाती, कृषि पशुपालन में पेरेंट्स के साथ थोड़ा बहुत हाथ बटाना हो, तो उन दिनों को याद करने के लिए हम गांव चले आते हैं। दर्शकों को एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, ये वो अफसर हैं, ये वो उच्चाधिकारी हैं जिनका रूप अगर आप कार्यालय में देखेंगे तो एक उच्चाधिकारी का रूप होगा और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इनका स्वरूप बिल्कुल भिन्न होगा। ठेठ ग्रामीण परिवेश में, ठेठ ग्रामीण एक ग्रामीण का जो रूप होता है और साथ में हाव भाव होते हैं वो इन पर यहाँ देखने को मिलते हैं। बिल्कुल देखिए, आप हवाई चप्पल पहने हुए हैं और साधारण तरीके से। कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं, ये जो यहाँ पर खेत है जिसमें हरियाली दिख रही है, इसमें भी काम करते हैं, स्वयं सब्जी उगाते हैं। सब्जी उगाने के बाद जब ये वीकेंड में यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद जो यहाँ जो उत्पादित जो सब्जी होती है इसी को लेकर के देहरादून अपने सरकारी आवास में जाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, स्वयं भी खाते हैं। तो देखिए, ये एक डिफरेंट रूप है, अमूमन नहीं देखने को मिलता। नौकर चाकर बड़े अधिकारियों के पास होना स्वाभाविक है, वो लोग उनसे वर्क करवाते हैं और उसके बाद जो है अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको जीते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उससे इतर है। सर, एक चीज़ और प्रश्न दिमाग में कौंध रहा है, जो एक पौराणिकता है वो अब विलुप्त प्राय सी दिख रही है या हाशिए में जाते हुए दिख रही है, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? अब जब से ये आर्थिक विकास हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी का युग आया है, तो शहरीकरण भी तेज़ी से हुआ है और जो सामाजिक मूल्य है उनमें भी तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। लेकिन जो हम लोगों के रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति है, तो जितना भी रूरल इंडिया, पहले कहते थे कि भारत माता गाँव में बसती है, गाँव में विराजती है। तो तब तक जो हमारा रूरल पॉपुलेशन था, ग्रामीण भारत था, उसका जो स्वरूप है वो अलग था। अब धीरे धीरे वहाँ भी अर्बनाइजेशन और सब अर्बन एरियाज, आधा हिस्सा जो हिंदुस्तान का है वो उस तरफ चला गया है। तो जो सोशल वैल्यूज़ थे, जो ट्रेडिशंस थी, जो कल्चर था, वो धीरे धीरे जो है वो, चाहे उसे वेस्टर्नाइजेशन कहें या आधुनिकता कहें, तो वो उस तरफ जा रहा है। लेकिन अभी कुछ लोग बचे हुए, जब तक गांव बचे हुए हैं तब तक वो परंपरा, रीति रिवाज और जो हमारा फोक है, जो फोकलोर है, फोक कल्चर है, वो इन गाँवों के सारे। लेकिन ये कब तक वजूद में रहेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अर्बनाइजेशन की जो तेज़ी है प्लस जो आधुनिकता के आगमन के साथ जो हमारी नई जनरेशन है वो कितनी तेज़ी से वेस्टर्नाइज और जो वैल्यूज़ हैं और अपना जो फोक है, अपनी जो रूट्स हैं, अपनी जो जड़ें हैं, वो धीरे धीरे वो पीढ़ी ख़त्म होती जा रही है जिसके पास वो ट्रेडिशनल नॉलेज थी। तो मतलब शुरू की आज़ादी के 75 साल ग्रामीण भारत के थे और कुछ लोगों का मानना है कि आगे के जो समय है इतना ही समय वो फिर शहरी भारत का होने वाला है। सर, जैसे मैं आपका एक ये पुस्तक मेरे पास है, कारी तू कभी ना हारी,
चाकरी चतुरंग, प्रयागराज का था। ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा कि पूरा डीप मैंने उसको पढ़ा है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैं समझ पाया हूँ, दर्द आपने लिखा है। वो दौर, जिस दौर से हम उस एज से गुजरे हैं, वो बिल्कुल अलग था और वर्तमान का जो दौर है वो बिल्कुल अलग है। तो अगर कारी तू कभी ना हारी, जो पिता पे आपने जो है पुस्तक लिखी है, अगर मैं इसमें आपसे जानना चाहूँ और दर्शक भी जिज्ञासा रखते हैं इस चीज़ को जानने की, आखिर है क्या इसमें? बेसिकली 2020 में फरवरी में मेरे पिताजी दिवंगत हुए, और उस समय जो पिता का जो अंतिम क्रिया होती है, 1 साल के जो विधि निषेध होते हैं, जो क्रिया में बैठना होता है, तो उस प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ा। और फिर ऐसा होता है कि जब आप अपने फादर के करीब होते हैं तो उनका जाना अकस्मात वो बहुत ज़्यादा खलता है। तो फिर उनका जो पुरानी पीढ़ी का जो जीवन संघर्ष था, पर्वतीय जनजीवन में जो दुश्वारियाँ थी, वो सब रह रह के याद आया। तो हमने ये सोचा कि उनकी जीवन यात्रा में इतने उतार चढ़ाव थे, और अगर इसको समय रहते रिकॉर्ड नहीं किया गया तो इनका वो गुमनामी में चला जाएगा। कुल मिलाकर के श्रद्धांजलि स्वरूप आपने ये पुस्तक की रचना कर दी। हाँ, तो ये उनकी जीवन यात्रा में जितने मेरे पास एक्सेस थी, जितनी उनकी जानकारियाँ थी, तो उसको हमने सोचा कि उनकी बरसी पे हम इसको निकालेंगे। और वो पितृ कृपा थी कि पितृ प्रसाद के रूप में हमने बरसी के दिन इस किताब को उनका बायोग्राफी के रूप में रिलीज किया। सर, जितना आप पुस्तकें लिखे हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग तीनों समाहित हैं। करारा चोट आप करते हैं, हालांकि मर्यादा का आपने ध्यान रखा है हर पृष्ठ पर, जो कि जो है पढ़ने को मिला। वो चोट, वो पीड़ा कभी कभी उभर करके सामने नहीं आती, या कुछ बंदिशें आपकी होती है, आप नहीं बोल पाते हैं या लिख पाते हैं? दरअसल होता गया है कि लेखन में हर लेखक का अपना एक नेचर होता है, एक सिग्नेचर होता है। तो कहते हैं कि वो नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। सरकारी नौकरी में होने के नाते तमाम तरह की कंडक्ट रूल्स होते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन उसके लिए भी जो समाज में, परिवेश में, सिस्टम में जो विडंबनाएँ, जो विसंगतियाँ, जो गैप्स, जो विपरीत दिखता है, तो उसके लिए फिर भाषा होती है। तो आप चाहे उसे व्यंजना में लिखें, चाहे लक्षणा में लिखें, अभिधा वाला तो सीधा सीधा अर्थ होता है, और वो लेखक का अपना वो होता है कि उसे अगर चुटीला बनाना है, उसे व्यंग्यात्मक लिखना है, तो फिर वो लक्षणा और व्यंजना का ज़्यादा प्रयोग करता है। तो जैसे जैसे जो बातें मन में उद्गार व्यक्त होते हैं, तो उसे लेखक अपने हिसाब से, अपने स्टाइल में अभिव्यक्त करता है। तो जैसा भाव वैसी भंगिमा वैसी व्यंजना, तो इस प्रकार से ही रचनाएं प्रकाश में आई है। अच्छा, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं जिस रूप में, क्या कहेंगे इस रूप को हम? एक IAS ऑफिसर या एक ठेठ ग्रामीण? तो बेसिकली जो आप कह रहे हैं कि वो सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, जीविकोपार्जन के साधन हैं, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिकाएं हैं, अपना योगदान है। कोई किसान है, कोई बॉर्डर पे सैनिक है, कोई ओहदेदार है, कोई सेक्रेटरीट में है, कोई फील्ड में है। तो सब अपना अपना रोल करते हैं प्ले, और मतलब ओरिजिनल जिसको जो मुफीद लगे उसको वैसा रहना चाहिए। और बाकी तो मतलब यह है कि काम ही कर रहे हैं, और उसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके लिए हम ड्यूटी बाउंड है, उसके लिए हम वेतनभोगी हैं, उसके लिए हमारा मैंडेट है। जो सरकार की नीतियाँ, कार्यक्रम हैं, उन्हें लागू करने के लिए हम लोग को मतलब हम ड्यूटी बाउंड होते हैं, तो वही काम करते हैं। और ये अवकाश के क्षण हैं, उसमें जो आपको पसंद हो, जिसमें आप प्रफुल्लित होते हो, जिसमें आपको उल्लास उमंग महसूस होती हो, उस तरह का जीवन है अपन। तो मतलब इवन मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में ब्रिटेन की बात भी करूंगा, तो वहाँ पर बताते हैं कि ऐसा ट्रेडिशन है कि वहाँ 5 डेज़ वर्किंग डेज होता है, और बाकी दिनों में वो अपना जो है कंट्रीज़ में और काउंटीज़ की तरफ जो है अपने फार्म हाउस में निकल जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रयाल साहब। तो ये थी एक शख्सियत उत्तराखंड की। अमूमन IAS ऑफिसर्स को आपने बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छे अच्छे माइक लगे हुए, चारों ओर चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के बीच में देखा होगा, लेकिन एक ऐसा IAS ऑफिसर जो ठेठ ग्रामीण रूप में अपने गांव में, अपनी गांव की माटी से प्यार करता है। जब भी वीकेंड होता है, अवकाश का समय होता है, तो अपने गांव तक पहुंचता है और
अपनी खेतीबाड़ी में अपने माता या अन्य जो परिजन होते हैं उनके साथ हाथ बटाता है। साधारणता, सौम्यता और हर तीखे सवाल का जवाब बड़े वाच्य, लक्ष्य और व्यंग तीनों को साथ करके देना, इन सब चीज़ों में महारत हासिल की है रयाल साहब ने और ऐसी शख्सियत उत्तराखंड का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ओंकार बहुगुणा, ऋषिकेश, खड़कमल।